बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 16 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.5 की प्रश्न संख्या 4 के भाग 1 से 4 के भाग 5 तक की। इससे पहले भाग 14 और 15 में हमने देख लिया था प्रश्नावली 3.5 की प्रश्न संख्या 1, 2 व 3। बच्चों उम्मीद करता हूँ वे तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपने उन्हें बार बार दोहराकर अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4 और आप प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या कहा गया है उसको ध्यान से पढ़िए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कुछ समस्याएं दी गई हैं, उनमें आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि हलों का अस्तित्व हो तो आपको हल भी ज्ञात करने हैं किसी बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधियों के अंतर्गत बच्चों हमने चर्चा की थी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि की। ग्राफीय विधि भी हमें आती है, लेकिन यहाँ इन प्रश्नों को हल हमें करना है बीजगणितीय विधियों में से किसी एक विधि में। तो आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4 का भाग 1 क्या कहा गया है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास है, हॉस्टल है, उसके जितना मासिक व्यय है उसका एक भाग तो क्या है, नियत है, फिक्स है, उतना तो आपका लगने ही वाला है। उसके अलावा आपसे क्या कहा गया है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और शेष एक भाग तो क्या है, नियत है, यानी कि रूम का किराया तो नियत है और भोजन का किराया क्या है या भोजन का जो खर्च है वो खाने के हिसाब से, अगर छात्र एक दिन खाता है तो एक दिन का पैसा लगेगा, 10 दिन खाता है तो 10 दिन का पैसा लगेगा। इस प्रकार ये आपको बताया गया है। फिर क्या कह रहे हैं, जब एक विद्यार्थी जिसका नाम ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास में कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अर्थात अगर वो 20 दिन खाना खाता है छात्रावास में तो उसको कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपये। जबकि एक विद्यार्थी जिसका नाम है बी को क्या करना पड़ता है, 26 दिन जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए, छात्रावास के खर्च के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कि छात्रावास का नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन का भोजन का व्यय या भोजन का मूल्य कितना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया है। अब देखिए जो अज्ञात राशियां हैं उनको चरों के रूप में मानिए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर किसी एक बीजगणितीय विधि से हल कर लीजिए। कैसे करेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम हल में हम लिखेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय या खर्च वो है x रुपए तथा बच्चों प्रतिदिन भोजन का मूल्य वो है रुपीज y रुपए। नियत खर्च कितना है, x रुपए और एक दिन खाना खाने का कितना खर्चा है, y रुपए। फिर देखिए लिखेंगे अब प्रश्नानुसार क्योंकि a को 20 दिन भोजन लेने पर छात्रावास का व्यय अर्थात खर्च कितना है, 1000 रुपये। अर्थात इसके अंदर वो छात्रावास का नियत खर्च भी है और प्रतिदिन भोजन का भी खर्च है। भोजन का खर्च कितने दिन का है, 20 दिन का। एक दिन का कितना रुपए, y रुपए। 20 दिन के कितने, 20 y रुपए। अर्थात नियत खर्च और 20 दिन के भोजन का खर्च कितना है, 1000 रुपये। इसी प्रकार
क्योंकि छात्र बी का व्यय वो जो है वो है 1180 रुपये, इसलिए नियत व्यय और उसने 26 दिन खाना खाया उसका व्यय मिलाकर हो जाएगा 1180 रुपये। समीकरण संख्या 2 बच्चों। अब देखिए समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें विलोपन विधि भी उपयुक्त है और प्रतिस्थापन विधि भी उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इससे x का मान आसानी से सेपरेट हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, दूसरे समीकरण में रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त, और विलोपन विधि में तो हमें सिर्फ क्या करना है, घटाना ही है, जिससे कि x विलोपित हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन भी उपयुक्त है और विलोपन भी क्या है, उपयुक्त है। जबकि वज्र गुणन विधि में आप पहले इसको इधर लेके आओगे, फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, गुणा भाग भी करने पड़ेंगे ज़्यादा। तो आप कर लीजिए इसको विलोपन विधि से हल। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। विलोपन विधि ही बच्चों सबसे ज़्यादा आसान बनती है इस प्रश्न के लिए। x प्लस 26y बराबर x प्लस 26y बराबर 1180। यहाँ पर x प्लस 20y बराबर 1000। घटाने के लिए साइन चेंज कर लीजिए, ये माइनस ये कैंसिल, विलोपित हो गया। 6y बराबर 180 रुपये आ गया। यहाँ से y बराबर आ गया 3618 यानी कि 30, अर्थात प्रतिदिन भोजन करने का व्यय है 30 रुपये। फिर हम करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखकर x का मान प्राप्त। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको मिल जाएगा x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 400। x बराबर मिल जाएगा 400। अतः हमारा हल हो जाएगा, अतः छात्रावास का नियत व्यय या खर्च तो है 400 रुपये तथा प्रतिदिन खाने का खर्च वो है बच्चों 30 रुपये, वो है 30 रुपये। 400 रुपये और 30 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएगा। करना क्या है, दी गई स्थिति या प्रश्न में दी गई समस्या को पहले ध्यान से पढ़ना है। अज्ञात राशियां क्या हैं उन्हें चरों के रूप में मानना है। प्रश्न में जो 2 शर्तें दी गई है उनको पहचानना है। समीकरण युग्म बनानी है। फिर समीकरण युग्म को भी ध्यान से निरीक्षित करना है, ध्यान से उनका निरीक्षण करना है, सोचना है कि कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि x के गुणांक बराबर है, जब भी आपको दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक बराबर मिल जाए, विलोपन विधि क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी। और अगर क्या है, गुणांक को, एक चर को सेपरेट करना आसान है, एक चर को पृथक करना आसान है, तब उसमें प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त रहती है। और ना तो गुणांक बराबर है, ना एक चर को पृथक करना आसान है, तब कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, कौन सी बीजगणितीय विधि, वज्र गुणन विधि बच्चों अधिक उपयुक्त रहेगी। इस प्रश्न में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार से हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न भाग 2, इसमें आपसे क्या कहा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न है, अगर उसके अंश से 1 घटा लें तो वह किसके बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाले प्रश्न बच्चों हमने हल किए हैं। सर्वप्रथम हम क्या मान लेंगे, भिन्न ही मान लेंगे। अतः हल में लिखेंगे माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर है x/y।
अंश बटे हर के रूप में मानी जाती है हमेशा भिन्न। अंश मैंने x माना है, हर मैंने y माना है। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा गया है, यदि हम अंश से एक घटा लें तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। अगर मैं x में से एक कम कर लूँ, y को ऐसे ही रहने दूँ, तो ये 1/3 के बराबर हो जाती है। यहाँ से देखिए 3x - 3 बराबर y, समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1। फिर आपसे क्या बोला गया है, अगर इस भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो यह किसके बराबर हो जाती है, 1/4 के। अगर मैं क्या करूं, अंश में तो कुछ न करूं, लेकिन हर में 8 जोड़ दूं, हर में 8 जोड़ दूं तो ये हो जाएगी 1/4 के बराबर। यहाँ से 4x बराबर y + 8 आ जाएगा, समीकरण संख्या 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ y का मान ऑलरेडी आपके पास पृथक किया पड़ा है, तो कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर भी y का मान है तो रख दीजिए। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x बराबर y + 8, y + 8 है ना बच्चों। y का मान क्या है, 3x - 3, y का मान है 3x - 3, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 3x + 5 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5। जैसे ही x का मान आया, आप इस x के मान को किसी भी समीकरण में रखकर y का भी मान प्राप्त कर लें। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था, y बराबर 3x, x का मतलब 5 - 3, y बराबर आ जाएगा आपके पास 15 - 3 12, y बराबर आ जाएगा 12। अतः बच्चों अभिष्ट भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y अर्थात 5/12, 5/12। देखिए अगर अब आप अंश में से एक घटा लेंगे तो 4/12 अर्थात 1/3, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 5/20 अर्थात 1/4 ये बन जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न हो जाएगी। वापस से कंसेप्ट यही है बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बीजगणितीय निरूपण करें, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, कोई सी भी एक बीजगणितीय विधि से हल कर लें। मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, आप चाहे तो वज्रगुणन विधि से हल कीजिए या फिर विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए। हल आपके पास 5/12 ही आने वाला है, अभिष्ट भिन्न 5/12 ही आएगी। अब बढ़ जाते हैं आगे देखिए बच्चों, भाग 3, प्रश्न संख्या 4 का भाग 3। देखिए बच्चों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर यश टेस्ट देता है, कुल प्रश्नों में से वह जितने सही करता है उस पर उसको 3 अंक मिलते हैं और जितने गलत कर देता है उस पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तो यश को कितने अंक प्राप्त होते हैं, 40 अंक प्राप्त होते हैं। फिर आगे आपसे कहा गया है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हल में हम सर्वप्रथम मान लेंगे, माना यश ने टेस्ट में कुल प्रश्नों में से x के सही जवाब
तथा y के अशुद्ध जवाब या उत्तर दिए। मान लें कि जितने भी कुल प्रश्न थे उनमें से x के सही जवाब दिए और y के उसने गलत जवाब दिए। समझिएगा बच्चों, अतः हमने क्या कहा है कि टेस्ट के अंदर x प्लस वाई प्रश्न थे। कुल प्रश्नों में से x सही और y गलत है, तो टोटल तो कितने हो गए, x प्लस वाई हो गए ना। तो यहाँ लिख भी दीजिए, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर कितने हैं, x प्लस वाई। अब देखिए प्रश्नानुसार अगर सही उत्तरों के लिए 3 अंक दें, एक सही उत्तर के लिए 3 अंक, तो x सही उत्तर के लिए कितने हो जाएंगे, 3x, और गलत उत्तर के लिए 1 काटा जाएगा, तो y गलत के लिए y अंक काटे जाएंगे। यश को कितने अंक मिलेंगे, 40। ये बात समझ में आई क्या। यश के कुल अंक हमने 3 और 1 के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं, 3 सही उत्तर के लिए, 1 गलत उत्तर के लिए। तो सही उत्तरों में तो उसको कितने मिले, 3x, गलत उत्तरों में कितने उसको मिले, -y अंक मिले, क्योंकि -1 से y को गुणा कर दिया। कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दें, 3x और -y को जोड़ेंगे तो 3x - y बराबर कितना आने वाला है, 40। तथा बच्चों अगर देखिए उसको 4 अंक मिलते सही जवाब के लिए और 2 अंक कटते गलत जवाब के लिए, तो उसको कुल अंक कितने मिलते, 4x - 2y, जो कि कितना दिया गया है, 50 के बराबर। ये हो गई समीकरण संख्या 2। हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि आसान बनेगी। देखो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो गुणांक बराबर हो जाएंगे y के। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे तो 6x - 2y बराबर 80। ये समीकरण संख्या मिल जाएगी आपको 3। समीकरण 2 और 3 को गठा लीजिए। लिखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 2 को ऊपर लिख लीजिए, 4x - 2y बराबर 50। 4x - 2y बराबर 50। 3 को घटाना है इसलिए उसको नीचे लिख लीजिए, 6x - 2y बराबर 80। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। घटाने के लिए हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं ना बच्चों। 4x में से 6x गया तो माइनस का 2x, ये माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 30। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 15। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 15। x के इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए तो 3x, x का अर्थ कितना है, x का अर्थ है 15 माइनस y बराबर कितना आना चाहिए, 40। ये हो गया 45 माइनस y बराबर 40, और y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यश ने कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए बच्चों, 5 प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध दिए और 15 प्रश्नों के उत्तर शुद्ध दिए। कुल मिलाकर कितने प्रश्न थे, कुल मिलाकर प्रश्न थे x प्लस वाई। तो हम लिख देंगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20। बराबर कितना बच्चों, 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। फिर देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 का भाग 4। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है।
यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। और फिर हमसे पूछा गया है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ लिया है, अब समझते हैं इसको, इसकी आत्मा को, इसके कंसेप्ट को कैसे कहानी के रूप में। देखिए यहाँ एक राजमार्ग है, ये लो, ये वो राजमार्ग है, हाईवे। इस पर 2 स्थान हैं। एक स्थान तो ले लीजिए बच्चों ए, यहाँ पर ले लीजिए, ये तो है स्थान ए, ये है स्थान बी। अब क्या है, इन दोनों स्थानों से 2 कारें हैं, एक साथ चलना प्रारंभ कर रही हैं। लेकिन एक बार तो हमें कहा गया है कि वो विपरीत दिशा में चलती हैं और एक बार समान दिशा में। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और जब समान दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात ही मिल जाती हैं। देखिए कैसे, यहाँ वाली जो कार है, मान लीजिए इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ जो ए स्थान से चल रही है। यहाँ पर जो कार है वो उसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 कारें हैं, एक तो चलती है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक चलती है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और ये भी मान लीजिए कि समान दिशा में वो जब चलती है तो A से B की ओर चलती है। अर्थात देखो स्थिति 1, जब कारें समान दिशा में चलें, तो देखो जब वो समान दिशा में चल रही है तो उनको मिलने में 5 घंटे लग रहे हैं। ये भी इस तरफ A से B की ओर जा रही है, यहाँ वाली भी इधर ही जा रही है, तो कब मिल पाएंगी? अगर B पर से जो कार चल रही है, बच्चों ज़रा सोचिए, अगर इस कार की चाल अधिक हुई इस वाली से तो क्या कभी ये मिलेगी? क्या ये A से चलने वाली कार उसको पकड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी। तो आप ये जनरल सेंस से, सामान्य ज्ञान से समझ सकते हैं कि अगर A से चलने वाली कार A से B की तरफ और B वाली भी उसी तरफ चल रही है तो मिलेंगी कब? जब ये x ज़्यादा होगा। इस स्थिति में x का मान ज़्यादा होगा, और क्योंकि मिलने में लगा समय हमें दिया गया है 5 घंटे 5 आवर्स, तो हम ये कैसे लिखेंगे? इसलिए दूरी बटे परिणामी चाल, ये एक नया कंसेप्ट आपके सामने आ गया, परिणामी चाल वाला। अभी तक तो हम समय दूरी बटे चाल से ही निकाल रहे थे, ये क्या है? परिणामी चाल। देखिए बच्चों, जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो हमें उनकी परिणामी चाल की गणना करनी होती है। परिणामी चाल की गणना एक ही दिशा के लिए हम कैसे करते हैं? याद रखिएगा, एक ही दिशा में अगर 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो परिणामी जो चाल होगी, परिणामी चाल वो होगी पीछे वाली गाड़ी की चाल में से आप आगे वाली गाड़ी की चाल घटा देंगे। अगर वो मिल रही है तो अधिक गति वाली में से कम गति वाली को घटा दीजिए, परिणामी चाल आ जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर वो दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो दोनों को मिलने में अधिक समय लगेगा। देखिए अगर ये यहीं खड़ी रहती तो तुरंत पहुंच जाती, लेकिन वो भी आगे चले जा रही है, इसका मतलब मिलने में अधिक समय लगने वाला है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मिलने में अधिक समय लगेगा, इसका मतलब चाल ज़रूर क्या रही होगी? कम रही होगी। और कम का मतलब हम किससे लगाएंगे? घटाने से लगाएंगे। एक ही दिशा में चलेगी तो परिणामी चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो विपरीत दिशा में चलें
और मिले तो उनको किस तरीके से चलना पड़ेगा, एक दूसरे की ओर चलना पड़ेगा। इसे भी विपरीत दिशा बोलते हैं बच्चों, इसे भी विपरीत दिशा ही बोलते हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर, लेकिन इस स्थिति में अगर वो ऐसे चल रही है तो कभी मिलेंगी क्या, ये हमेशा दूर ही हटेंगी। इस स्थिति में विपरीत दिशा में चलने पर कब मिलती है, जब वो एक दूसरे की ओर चले। अब वापस से सोचिए, जब ये दोनों कारें स्थिति 2 में, देखिए स्थिति 2 पर भी विचार कर लेते हैं, स्थिति 2 पर विचार कर लेते हैं साथ में ही। स्थिति 2, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चले, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें तब दोनों को मिलने में लगा समय, दोनों को मिलने में लगा समय वो है 1 घंटा। इसलिए दूरी बटे परिणामी चाल, यहाँ पर भी दोनों की क्या आएगी, परिणामी चाल बराबर आ जाएगा 1 घंटा। अब ये परिणामी चाल विपरीत दिशा के लिए किस प्रकार से निकालेंगे, जल्दी मिलेंगी, जल्दी मिल जाएंगी। इसका मतलब जरूर चाल में वृद्धि हो गई होगी। इस केस में अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा के लिए जो परिणामी चाल होगी वो x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समझ में आ गई। तो जब भी आपको दो गाड़ियों की बात की जाए, वो समान और विपरीत दिशा में चलने की बात की जाए, तो आप तुरंत निकालेंगे परिणामी चाल। पहले विपरीत, अगर समान दिशा है तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा है तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए स्थिति 1 में, क्योंकि परिणामी चाल क्या है, दूरी तो हमें पता है, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, परिणामी चाल है x - y बराबर है 5, और यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x - y बराबर 20। समीकरण संख्या 1, स्थिति 1 से हमने समीकरण संख्या 1 बना ली। स्थिति 2 से हम समीकरण संख्या 2 बना लेंगे। यहाँ पर भी दूरी क्या है 100, लेकिन विपरीत दिशा के लिए परिणामी चाल x + y बराबर 1, वज्र गुणा कर लीजिए, x + y बराबर आपको मिल जाएगा 100। समीकरण संख्या 2। तो ये है कंसेप्ट इस प्रश्न का। अब आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हल करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा। हमें पता है दो स्थान हैं एक राजमार्ग पर A और B। एक गाड़ी A से चल रही है, उसी समय एक दूसरी गाड़ी B से चल रही है। A से चलने वाली गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, B से चलने वाली जो कार है, जो गाड़ी है, वो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर ये समान दिशा में चलती है तो मिलने में 5 घंटे लगते हैं। कैसे निकालेंगे ये 5 घंटे, दूरी बटे परिणामी चाल से। समान दिशा के लिए परिणामी चाल x - y, तो 100 बटे x - y बराबर 5, ये 5 इधर आके बटे में आ जाएगा, x - y उधर चला जाएगा, तो x - y बराबर 100 बटे 5 अर्थात 20, x - y बराबर 20। समीकरण संख्या 1। फिर जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों कारों को मिलने में लगा समय 1 घंटे। दूरी 100 है, परिणामी चाल क्या है x + y है, बराबर आएगा 1, यहाँ से x + y बराबर 100। दूसरी समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हो गई। हल करने की हमारे पास 3 बीजगणितीय विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि है। चारों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम x तथा y का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, y का गुणांक क्या है, इधर -1 है, इधर +1 है। तो क्योंकि गुणांक का संख्यात्मक मान बराबर है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, विलोपन विधि से हल कर लीजिए बच्चों। समीकरण लिखिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण
2 से जब आप जोड़ेंगे तो इधर तो आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा आपके पास कितना 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 किसके बराबर 120 के बराबर, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60 तथा x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 20, x का मान है 60 माइनस वाई बराबर 20, और यहाँ से y का मान आ जाएगा बच्चों 40, x का मान 60 और y का मान 40। ठीक है, अतः लिख देंगे बच्चों कारों की अभिष्ट चालें जो हमें ज्ञात करनी थी वो आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना होगा, दूसरी कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना होगा। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 4 के भाग 4 को। इस कंसेप्ट को ज़रूर समझ लीजिएगा बच्चों। परिणामी चाल के कंसेप्ट को समान दिशा और विपरीत दिशा के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन यहाँ हम परिणामी चाल लेंगे चाल के स्थान पर, क्योंकि समान दिशा और विपरीत दिशा में जब दो कारें चल रही हैं तो समय की गणना हम उनकी परिणामी चाल से करते हैं। स्थिति 1 और स्थिति 2 से आपको 2 समीकरण मिल जाएंगे। यहाँ आप लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे बच्चों, माना कि दोनों कारों की चालें क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा व y किलोमीटर प्रति घंटा हैं। फिर स्थिति 1 से आप एक समीकरण बना लीजिए, स्थिति 2 से दूसरा समीकरण बना लीजिए, विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर लीजिए। अभिष्ट चालें आ जाएंगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हल कर लेंगे हम इस प्रश्न को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 का भाग 5। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बात चल रही है किसी आयत की, तो आयत देख लेते हैं बच्चों। एक इस प्रकार से आपके पास एक आयत है। अब इसकी विमाएं हमें पता नहीं है। इसकी लंबाई आप मान लीजिए x, इसकी चौड़ाई आप मान लीजिए y। फिर आपसे क्या कहा गया है, स्थिति 1 देखिए, प्रश्न को समझिए बच्चों। और पहला केस क्या है, अगर इसकी लंबाई हम क्या कर दें, इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई अगर हो x माइनस 5 और चौड़ाई क्या कर दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए, अर्थात y प्लस 3 कर दिया जाए। अभी देखिए, अभी इसका एरिया कितना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बताइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ना। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अभी तो क्या है, x गुणा y। तो लेकिन अगर आप लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और ये किसके बराबर होगा, पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम। पहले वाला क्षेत्रफल x माइनस वाई और ये 9 इकाई कम। ऐसे ही स्थिति 2 में देखिए, स्थिति 2 में क्या है, लंबाई को अगर हम 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई x प्लस 3
और चौड़ाई y+2 करें तो क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो जाता है पहले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई ज़्यादा। कितना? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से संबंध बनाएंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को समझकर इसका हल लिखेंगे। तो हल की शुरुआत किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम हल में लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है बच्चों। तो x इकाई तथा चौड़ाई बराबर आप मान लें y इकाई। कितनी मान लें? y इकाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, अतः आयत का क्षेत्रफल की बात भी हो रही है बच्चों। क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए जिस आयत की लंबाई x इकाई हो और चौड़ाई y इकाई हो उसका क्षेत्रफल x गुणा y होगा। अब देखिए प्रश्नानुसार स्थिति एक, इस स्थिति में आपसे क्या कहा गया है? यदि आयत की लंबाई क्या हो? 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि x-5 इकाई हो, तथा चौड़ाई क्या कर दी जाए? 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ऐसे ही कहा गया था ना, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, अर्थात चौड़ाई हो y+3 इकाई। तो इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा, तब क्षेत्रफल जो होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अतः क्षेत्रफल कितना होगा? x गुणा y-9 वर्ग इकाई ये होता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो आपके पास आ जाएगा x-5 गुणा y+3 बराबर xy-9। ठीक है, गुणा कीजिए। तो सबसे पहले x को गुणा करेंगे y+3 से, फिर -5 को गुणा करेंगे y+3 से। यहाँ चल रहा है xy-9, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आ जाएगा, देखिए xy +3x -5y -15 बराबर xy-9। सबको इधर ले आइए तो xy से xy कैंसिल हो गया। ये आपके पास बन जाएगा 3x - 5y, माइनस का 9 इधर आके जुड़ जाएगा। तो -15 + 9 कितना हो जाता है? माइनस का 6 बराबर में बच्चों 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1। किस प्रकार से प्राप्त की? स्थिति 1 में हमने लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल निकाल लिया। मुझे पता है लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के। तो वहां से हमें एक समीकरण मिल गई। इसी प्रकार से हम स्थिति 2 देखते हैं। लिखेंगे स्थिति 2, यदि लंबाई, आयत की लंबाई क्या हो? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है? लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई तो हो x + 3 इकाई और चौड़ाई हो बच्चों y + 2 इकाई। तब क्षेत्रफल क्या होगा? पहले से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, अर्थात xy + 67 वर्ग इकाई हो जाएगा।
XY प्लस 67 वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। गुणा कर लीजिए तो यह आ जाएगा XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर XY प्लस 67। XY से XY कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2। चाहे तो प्रतिस्थापन लगाएं, चाहे तो विलोपन लगाएं, चाहे तो वज्र गुणन विधि लगाएं। मैं लगा रहा हूं वज्र गुणन विधि, तो यहां पर लिखूंगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो जब भी हमें वज्र गुणन विधि लगानी होती है हम निकाल लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो लिख लेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो A1 B1 C1 लिख लीजिए, A2 B2 C2 लिख लीजिए। जो विधि आप चाहें बच्चों उस विधि से हल कर सकते हैं, प्रश्न में आपसे कहा गया था। तो वज्र गुणन विधि से अमल करेंगे तो A1 B1 C1 का मान हो गया 3 - 5 - 6, 3 - 5 - 6, 3 - 5 और -6। A2 B2 C2 का मान हो गया 2 3 और -61, 2 3 और -61। देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x बटे क्या होता है BC माइनस BC, y बटे जहाँ से छोड़ा वहीं से पकड़ें CA माइनस CA और 1 बटे AB माइनस AB। सूत्र याद करना मैंने आपको सिखाया था ना, इस तरीके से लिखेंगे, फिर नंबरिंग लगा देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा x बटे B1 C2 -5 को -61 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 305, ये आ जाएगा 305। ये सूत्र वाला माइनस B2 C1 कितना हो जाएगा, 3 को -6 से गुणा करोगे -18 बराबर y बटे C1 A2 -6 को 2 से गुणा करोगे -12 आ जाएगा, माइनस C2 A1 माइनस के 61 को प्लस के 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3 3 छिके 18 -183 आ जाएगा। और यहाँ 1 बटे A1 B2 3 3 9 B2 और A2 B1 कितना आ जाएगा -10। ये बच्चों आपको मिल जाएगा। देखो x बटे 305 में 18 जोड़ो, 305 में 18 जोड़ोगे 323 हो जाएगा, 323 बराबर y बटे ये माइनस प्लस हो जाएगा, 183 में से 12 घटाओगे 171 आ जाएगा, क्या 171 आ जाएगा, -9 -10 1 बटे 19। अतः बच्चों अगर आप देखें तो x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 323 बटे 19, भाग लगाइए 19 एकम 19 323 में 19 का भाग लगा दीजिए, 323 में 19 का भाग लगा दीजिए, एक बार जाएगा, फिर ये कितना बच गया, 12 में से 9 गया 3 1 और 133 कितनी बार चला जाएगा, 7 बार 9 7 63 हासिल 6 7 एकम 7 और 6 13, ये हो जाएगा 17 बार। तो x का मान आ जाएगा 17 तथा y बटे 171 बराबर हो जाएगा 1 बटे 19। दूसरे और तीसरे से देखें तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 19 नाम 171 बच्चों, 19 से 9 बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा
तो y का मान आ जाएगा 9। x का मान आया 17, y का मान आया 9। हमें x तथा y नहीं, हमें निकालना था लंबाई तथा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई है x, चौड़ाई है y। अतः लिख देंगे क्या लिखेंगे बच्चों? अतः अभिष्ट आयत की विमाएं क्या हो जाएंगी? 17 इकाई व बच्चों कितनी? 9 इकाई। 17 इकाई व 9 इकाई। अभिष्ट आयत की विमाएं हो जाएंगी 17 इकाई व 9 इकाई। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 के भाग 5 को हल कर लेंगे। 4 के भाग 5 को हल कर लेंगे बच्चों। ये थे बच्चों प्रश्नावली 3.5 के सभी सवाल हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः एक बार इनको दोहराएंगे। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।